हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में, राइट? एंड हमारी इस चैप्टर की कम से कम 2 क्लासेस तो हो चुकी है, ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, हमारा रीति रिवाज, रेगुलर रिवीजन टाइप, ठीक है? हमारा रीति रिवाज देखिए बेटा, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि एनसीईआरटी आपको सबसे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बताती है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। क्या नाम है? अर्नेस्ट मेयर, ठीक है? और अर्नेस्ट मेयर सर को क्या बोला गया था, ठीक है, कि डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है बेटा? डार्विन ऑफ 19th सेंचुरी। ओके, हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट करा था, फिर हमने देखा कि लिविंग क्या होता है, देन हमने देखा कि लिविंग के कोई कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हमने पढ़ा बेटा क्या क्या होता है लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में से। हमने पढ़ा कि सबसे पहले ग्रोथ होता है बेटा, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है और कॉन्शियसनेस होता है। बट इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिफाइनिंग नहीं है। एनसीईआरटी ने आपको बताया है कि जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइनिंग नहीं है, ठीक है? तो हमने कल पढ़ा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिफाइनिंग है। तो हमने देखा ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जस्ट बिकॉज इसके पास एक्सेप्शन है। क्या? कि ग्रोथ कैन बी सीन इन विच फॉर्म? ग्रोथ कैन बी सीन ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो, लाइक माउंटेन्स हो गए बेटा। माउंटेन के ऊपर रेत आके जमा होती है तो हम भी उसको देखते हैं ना, एट द टाइम ऑफ इंटरवल हम भी देखते हैं कि यार माउंटेन भी तो ग्रो हो रहा है, बट वो तो नॉन लिविंग है, इसलिए ग्रोथ कैन ऑल्सो बी सीन इन नॉन लिविंग, राइट? तो हमने ग्रोथ को नॉन लिविंग नहीं कंसिडर करा, सॉरी, ग्रोथ को हमने एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर नहीं करा। वेयर एज रिप्रोडक्शन की बात करी तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि जो कुछ जैसे इनफर्टाइल कपल्स हो गए, है ना, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, वर्कर हनी बीज हो गई, राइट? और हमारा ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करती है। वर्कर भी तो अलाइव है, ठीक है, वर्कर भी तो जिंदा है, बट रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया कि अगर रिप्रोडक्शन है तभी इंसान या कोई सा भी एनिमल जिंदा है। तो रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, ये तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी था। सेकेंडली मेटाबॉलिज्म देखा तो मेटाबॉलिज्म क्या था बेटा? इट इज अ सम टोटल ऑफ एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी, तो हम उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म तो हर जगह देख सकते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा था, राइट बच्चा? हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, हमने इसमें रिएक्शंस करवाई हैं, हमने इसमें रिएक्शंस करवाई है, तो क्या ये टेस्ट ट्यूब भी लिविंग हो गया? नहीं, जो टेस्ट ट्यूब है वो लिविंग नहीं है, बट जो रिएक्शन है वो लिविंग रिएक्शन है। एनसीईआरटी ने साफ साफ दिया है कि जो टेस्ट ट्यूब है वो नॉन लिविंग है, बट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब इज अ लिविंग, तो ये तो लिविंग रिएक्शन है, राइट? तो मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो सारी रिएक्शन एक सिर्फ लिविंग में ही होती है और वो रिएक्शन हेल्प करती है आपको सर्वाइवल ऑफ योर लाइफ में। तो हमने मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक घोषित कर दिया, राइट? हमने नहीं, एनसीईआरटी ने बेटा। अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ तो हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जरूर होता है, और वही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। इसलिए हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बोला? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया, ठीक है? अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करता हूँ बेटा, कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, राइट? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारी मम्मी ने आपको, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि आप झाड़ू लगाइए, और मैंने नहीं लगाई, तो मम्मी ने वहाँ से चप्पल फेंक के मारी और मुझे लगी। तो ये रिस्पॉन्स है, एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स है। तो यही रिस्पॉन्स सिर्फ एक लाइव कर सकता है, ठीक है? मैंने बोर्ड को मारा, बोर्ड कुछ बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, जस्ट बिकॉज ये नॉन लिविंग है। बट आप मुझे मारोगे तो मैं जरूर बोलूंगा। तो क्यों? क्योंकि मैं एक लिविंग हूँ, राइट? तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो क्या क्या पढ़ा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में? याद करना, MCC निमोनिक्स बन गया MCC। तो MCC में क्या? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है बेटा? अब मैंने बताया आपको ये सब।
अब हम आगे बात करते हैं। हमने देख लिया बेटा कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, तो आगे हम जाने वाले, कल मैंने आपको यहीं तक छोड़ दिया था, ठीक है। तो आगे हम जाने वाले क्या, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। कितनी डाइवर्सिटी होती है, क्या क्या हमारी लिविंग अर्थ में है, क्या क्या हमारी वर्ल्ड में है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे एक बात बोलता है एनसीईआरटी कि आप ये बता दीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। कि आप ये बता दीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी मतलब द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी। कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म और कितने ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ में, यही बताता है बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या, 2 पॉइंट, कितने नंबर और कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं एक अर्थ पे, उसी को ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ओके, प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सेकंड हम बात करें बेटा, तो बायोडाइवर्सिटी की तो बात कर ली है, ठीक है। तो कितने होते हैं भाई, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी होती है। तो एनसीईआरटी आपको हाईलाइट करके बताती है द नंबर ऑफ स्पीशीज इज फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 टू 1.8 मिलियन। प्लीज नोट कर लेना कि जो स्पीसीज होती है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इज फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन। बट ये अभी स्पेसिफिक नहीं है, और जाके खोज करी गई है तो शायद आज ही नंबर बढ़ चुका होगा। बट एनसीईआरटी ने तो बोला है ना आपको कि 1.7 टू 1.8 बिलियन तो हो सकता है। तो ये आपके 11th क्लास के लिए इवन फॉर द नीट सो इंपॉर्टेंट है बेटा। यही हमको 12th में भी देखने को मिलता है। 12th में कहाँ, इकोलॉजी यूनिट में हमको देखने मिलता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम चैप्टर में यही नंबर हमको देखने को मिलता है। तो बेटा ये तो बता रहा है 11th की बात आपको 12th में भी पढ़ाई जाएगी। तो इससे अच्छा हम यही याद कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होती है, 1.7 टू 1.18 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके बेटा, 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें हैं। ओके, सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ, देखिए स्लाइड कितनी प्यारी है, देखते हैं क्या बोला है। कि मैंने पूछा भाई साहब, एक स्टडी होती है टैक्सोनॉमी होता क्या है, ये कि एक टर्म दिया एनसीईआरटी ने, टैक्सोनॉमी। प्यारा वर्ड है, राइट। टैक्सोनॉमी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन and nomenclature of an organism. It is the study of identification, classification and nomenclature of the organism or anything. राइट, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बेटा। मुझे एक इंसान मिला रोड पे, सड़क पे घूमते फिरते एक इंसान मिला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि ये इंसान ही है ना, कुछ और तो नहीं है, एलियन तो नहीं है बेटा। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मैंने क्लासीफाई करा कि वो लड़का है या लड़की है। फिर मैंने उसको क्या नाम दे दिया, जिसके वजह से लोग भी उसे जाने कि इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले क्या करा, उसको आइडेंटिफाई किया क्या कि वो इंसान है या जानवर है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हंसना मत, कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म को मैंने देखा कि वो इंसान है या जानवर है, तो हमको पता चला कि यार ये तो इंसान है। तो ये क्या था, आइडेंटिफिकेशन था। देन मैंने उसको क्या करा, क्लासीफाई करा कि ये मेल है या फीमेल है। हमने देखा कि ये तो मेल है, तो ये क्लासीफाई करा। देन अब उसको हम बुलाए कैसे, जैसे हमको बचपन में नाम दिया जाता था, सीता, गीता, मोनालिका, राइट, दिया, तो हम ऐसे नाम देते थे। तो हमने क्या बोला कि जो पहले क्या करा बेटा, आइडेंटिफाई कर लिया, देन हमने क्लासीफाई कर लिया, देन अब नाम देने की बारी, नामकरण, नाम किस नाम से हम बुला ले, तो हमने उस वर्ड को बोल दिया नॉमेनक्लेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आइडेंटिफाई करा कि वो है क्या, देन क्लासीफाई करा कि कहाँ आएगा वो, देन उसको हम कैसे बुलाएंगे, तो हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया। यही प्रोसेस को द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्टडी किसकी, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की और नॉमेनक्लेचर, यही स्टडी को हम बोलते हैं क्या बेटा, बायोलॉजिकल टर्म, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा में बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक्स भी एक वर्ड दिया गया था एनसीईआरटी में, सिस्टमैटिक्स भी एक वर्ड दिया था जो कि एक लैटिन टर्म है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमा।
सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल ये बुक्स हैं बहुत सारी बेटा, ये बुक्स हैं, तो मैं इसको अरेंज करूंगा एक कबर्ड के अंदर अरेंज करूंगा, तो मैं ऐसे थोड़ी ना ऐसे रख दिया, मैं उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करूंगा, तो वही उसे ही बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। लैटिन वर्ड मतलब सिस्टमा, उसका सिस्टमैटिक्स का लैटिन क्या बोलेंगे? सिस्टमा। सिस्टमैटिक्स का लैटिन क्या बोलेंगे? सिस्टमा। और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, हम कपड़े भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रखते हैं ना, वैसे इसका सिस्टमा का भी मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना। तो सिस्टमैटिक क्या डील करता है? सिस्टमैटिक डील विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है आपको? इवोल्यूशनरी मतलब सदियों से चले आ रही है प्रथा, हमारे पूर्वज हम बोले जाते हैं, तो एव्स से बेटा, मंकीज एंड एव्स, तो उसके बाद में ह्यूमंस आए, तो ये इनमें क्या रिलेशनशिप था इसको ही हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। इनमें क्या रिलेशनशिप था, इसमें हमने बोला सिस्टमैटिक। और सिस्टमा का मतलब क्या था? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एंड डील्स विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, राइट। आगे चलते हैं। तो बेटा एक बुक का नाम था बेटा, याद कर लेना, सिस्टमा नेचुरा, ठीक है ना, ये याद कर लेना आप बेटा। इट इज द बुक रिटन बाय लिनियस। लिनियस कौन थे? एक महान साइंटिस्ट थे, लिनियस, दैट पूरा नाम कार्लस लिनियस, तो हम सी लिनियस भी लिखते हैं बेटा, C.Linnaeus भी लिखते हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना कि उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। क्या लिखी थी? सिस्टमा नेचुरा। तो उन्होंने क्या बताया आगे? ये बताया था, इन्होंने ही बहुत सारे काम दिए थे, आपके नॉमेनक्लेचर का भी काम इन्होंने ही बताया था कि हम नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी की। अभी हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी क्या होता है बेटा, टेक्सोनॉमी की बात करी थी, तो कुछ बातें करते हैं। टेक्सोनॉमी में कुछ बेसिक प्रोसेस होती है। तो पहली प्रोसेस इज कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर, ICICN, ये याद कर लीजिए बेटा, CICN क्या? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। बोलो CICN क्या क्या? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। हमने अभी देखा था डेफिनेशन में तो 3 वर्ड बोले थे, सर ये चौथा कहाँ से आ गया? तो ये बेटा दिस आर द प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। वहाँ डेफिनेशन में मैंने आपको सिर्फ 3 वर्ड बताए थे। आइडेंटिफिकेशन हमने आइडेंटिफाई करा था कि वो इंसान है कि क्या है, देन हमने उसको क्लासीफाई करा था कि मेल है या फीमेल है, याद आ रहा है? थोड़ा बहुत भेजे में थोड़ा बहुत वो डालो अपने प्रेशर वगैरह, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन, फिर हमने उसका नाम रखा। अब यहाँ पर एक बेसिक एक और प्रोसेस आ गई है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हम देखे जाएंगे तो हम उसको कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे। आगे देखते हैं, लेट अस थिंक अबाउट दिस 4 प्रॉपर्टीज। हमने सबसे पहले देखा कैरेक्टराइजेशन होता क्या है। दिस आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टराइजेशन का मतलब। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब की बात करते हैं तो कैरेक्टराइज मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के बारे में पता करना, सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर के और अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी कहाँ करते थे? साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस कि क्या प्रोसेस डेवलप्ड हुई है, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि वो हमारे इकोसिस्टम में कितना यूजफुल होता है। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ देयर कैरेक्टर। नंबर्स, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर के बारे में पता करना। तो क्या बोला? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज, उसमें भी क्या, कैसे कैरेक्टर के बारे में? तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता करना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें हो सकती है, हम एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता कर सकते हैं, राइट बेटा। आगे देखें तो सब बाद में आता है सेकंड बात, आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, राइट। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इन इज द पॉसिबल। जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा ये क्या है, तब तक मैं नाम भी नहीं दे पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है और मैं उसे लड़की का नाम दे दूं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना भी तो जरूरी है कि लड़का है या लड़की, उस अकॉर्डिंग मैं नाम दूं उसे, राइट। अब लड़का होगा तो मैं XYZ नाम भी दे सकता हूँ, राइट।
अच्छा नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना, और यह हमारे नॉमेनक्लेचर प्रोसेस को बहुत ईजी कर देता है। मालूम पड़ा हमने प्लांट उगाया और हमने एनिमल का नाम रख दिया, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब सेकंड बात आती है बेटा क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात आती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, हम देखते हैं अब क्या होता है क्लासिफिकेशन। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज लाइक टेक्सा बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। यहां एक वर्ड आया बेटा टेक्सा, ठीक है। यहां एक वर्ड आया बेटा टेक्सा, इसको हम कोने में दबा लेते, पढ़ेंगे इसके बारे में टेक्सा क्या होता है। टैक्सी नहीं, टेक्सा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी। और अब देखो कैटेगरी इन ब्रैकेट टेक्सा, तो टेक्सा का मतलब क्या होता है, एक कोई सी भी एक, सॉरी यार, टेक्सा का मतलब क्या हो गया कि एक कोई सी भी कैटेगरी, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है। देखो हम क्लास में पढ़ते थे जब बेटा, तो कुछ बच्चे होते थे अच्छे बच्चे होते थे, हालांकि सभी अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते थे, कोई चिढ़ाता भी है, ठीक है, कोई मस्ती करता है, और कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट चाइल्ड होता है, गॉड गिफ्टेड। तो ये क्या है, ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज है। तो मैं क्या इनको टेक्सा बोल सकता हूँ, तो कैटेगरी इज नथिंग बट इट इज अ टाइप, इट इज अ टेक्सा। टेक्सा हमने कैटेगरी के लिए एक वर्ड दे दिया, जैसे मेरे को घर पे निक्की बुलाते हैं तो कैटेगरी को भी घर पे टेक्सा बुलाते होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टेक्सा इज नथिंग बट इट इज अ कैटेगरी, राइट। तो मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म पकड़ा, मैं उसको कौन से ग्रुप में रखूं बेटा, कि कौन से कन्वीनियंट कैटेगरी में वो फिट हो रहा है, ठीक है, कौन सी कन्वीनियंट कैटेगरी में फिट हो रहा है, इसी चीज को मैं बोलता हूं क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म पकड़ा, मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक ली, फॉर एग्जाम्पल 5 कैरेक्टरिस्टिक ली, है ना, एक A, B, C एंड D, ये 4 रखी। मैंने ऑर्गेनिज्म पकड़ा जिसका नाम है भोंदू, और ये देखो अब ये भोंदू किस कैरेक्टरिस्टिक में आ रहा है यार, प्रॉपरली कौन सा कन्वीनियंट कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसका, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, तो कौन सी कैटेगरी उसके लिए प्रॉपर आएगी। तो मैंने देखा कि यार ये पहली कैटेगरी उसके लिए अच्छी नहीं है भोंदू के लिए, लेकिन वो सेकंड कैटेगरी में बहुत फिट आ रहा है, तो मैंने उसको भोंदू को इस सेकंड कैटेगरी में डाल दिया। इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं बेटा, क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफाई करना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा नॉमेनक्लेचर के बारे में, नॉमेनक्लेचर में आपको खूब मजा आने वाला है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर की बात करता हूं, तो देखो बेटा, देखो बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी की हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब हम डील कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के साथ में। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब सिंपली आप हिंदी मीनिंग समझ लो, नाम देना, नामकरण, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन of the name of the organism such as that an organism is to be known by the same name all over the world। हमने खाया आलू, हमारे इंदौर में तो भाई हम आलू बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चल जाओ तो आपको वो आलू बटाटा सुनाई देगा, ठीक है। अगर मैं यूके जाके बोलता हूँ कि भैया बटाटा खिला दो, वो आपको खिलाएगा, ये खिलाएगा आपको, ठीक है। ये तो हर नाम हम हर जगह नहीं बोल सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि आलू को आलू ही बोला जाए, कहीं जगह पे तो बटाटा भी बोलते हैं, कहीं पोटैटो भी बोलते हैं, ऑल ओवर मोस्ट ऑफ द केसेस में पोटैटो बोलते हैं, बट ऐसा क्या नाम रखे जो हर जगह चले। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब ऐसा होता है कि बेटा हम ऐसा नाम रखें, कुछ भी हो जाए वो नाम कभी चेंज ना हो, कुछ भी हो जाए वो नाम कभी ना चेंज हो, और हर जगह उस नाम को जाना जाए, चाहे इंडिया में बोल दो, चाहे रशिया में बोल दो, चाहे यूक्रेन में बोल दो, चाहे कहीं भी बोल दो, उसका नाम सेम होना चाहिए। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर जरूरी हो गया कि हमको एक ऐसी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना है तो ऐसा नाम दो कि ऑल ओवर वर्ल्ड हम उसको जान पाए कि मैं पोटैटो की बात कर रहा था, ठीक है। मालूम पड़े मैंने अलग अलग नाम रख दिए तो कोई नहीं पहचान पाएगा, राइट, कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो सामने वाला व्यक्ति करेगा इल्ले इल्ले, ओके। तो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा कि भाई नॉमेनक्लेचर जरूरी क्यों होता है, ठीक है। अब मैं बेटा आगे जाता हूं, तो नॉमेनक्लेचर आ तो गया,
तो दिया किसने, ये तो बता दो। तो द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड इट इज प्रपोज्ड बाय लीनियस। कौन सा, सी लीनियस, कार्लस लीनियस ने प्रपोज किया था। क्या किया था, उन्होंने बताया था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है। बायनोमियल मतलब देखो आगे लिखा है बाय, तो याद रखना बेटा बाय मतलब यहां पर दो कंपोनेंट रहेंगे, ए और बी। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल, तो ए और बी, ये नाम हो गया, ये सरनेम हो गया, अपने यहाँ पर यही चलता है, ये नाम हो गया, ये सरनेम हो गया, तो ये क्या हो गया, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब दो कंपोनेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और ये किसने दिया था, तो लीनियस साहब ने दिया था, ठीक है, लीनियस साहब ने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक नाम से उस व्यक्ति को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जानना चाहते हैं, ठीक है। तो किसने दिया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, प्रपोज्ड बाय कार्लस लीनियस, ओके, कार्लस लीनियस। बाय से याद रखना टू कंपोनेंट, बाय से याद रखना टू कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा फोटो देख लो इनकी, है ना, अच्छे दिख रहे, स्मार्ट बॉय, ठीक है। तो बॉटनिकल नेम, ठीक है, हमने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, ठीक है। तो जो देखो अभी कुछ टर्म्स होती है ICBN, ICZN, एनसीईआरटी ने दी है ICBN और ICZN। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल, ICBN की बात करूं तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बॉटनिकल मतलब बॉटनी इन द सेंस हम प्लांट से डील करेंगे, ठीक है। मतलब जब भी मैं प्लांट की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुलसी का पेड़ ढूंढा, मैंने पहली बार ढूंढा, तो वो तो बॉटनी आ गया ना, प्लांट आ गया, तो मैं किन से डील करूंगा, ICBN से डील करूंगा। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, मैं इनके रूल फॉलो करूंगा। और जब मैं किसी एनिमल की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बनाओ अपने अकॉर्डिंग, ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ICZN मतलब जूलॉजिकल नेम्स की बात करते हैं, एनिमल्स की जब भी हम बात करेंगे तो ICZN को फॉलो करेंगे, प्लांट्स की हम जब भी बात करेंगे, बॉटनी की जब भी बात करेंगे तो ICBN आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं बेटा, तो ये देखो, ये आम है, गर्मियों में हम आम खाते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, बाग है ना, ये हमारा क्या है, बाग है। तो आम को हमने क्या बोला, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये हमने किससे दिया बेटा, थोड़ा बहुत सोचो, अभी बताया था ICBN, जस्ट बिकॉज ये तो प्लांट है, तो ICBN बॉटनी से डील कर रहा है, तो मैंजीफेरा इंडिका कहाँ, ICBN। और पैंथेरा टिग्रिस ये तो ICZN देगा, क्योंकि ये तो जूलॉजी से डील कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये नाम भी याद रख लेना, मैंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो, और पैंथेरा टिग्रिस मतलब बाघ, टाइगर। आगे बात करते हैं बेटा, कुछ रूल्स होते हैं, पता नाम देने में, पता बायोलॉजी में आपको रूल्स होते हैं कुछ, बहुत सारे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत 4-5 रूल्स होते हैं जिनको याद करना जरूरी होता है। तो ये होते हैं यूनिवर्सल रूल फॉर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल मतलब दो कंपोनेंट, किसने दिया था, कार्लस लीनियस ने, ठीक है। बायनोमियल मतलब दो कंपोनेंट, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है कि साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक, ठीक है। हाँ, जब भी मैं प्रिंट करता हूं तो उसको इटैलिक में प्रिंट करते हैं। इटैलिक पता है, टेढ़ा फॉर्म में रहता है, तो इटैलिक ये क्या शो करता है कि यार जो नाम लिखा है वो लैटिनाइज्ड है। तो जब भी मैं प्रिंटेड फॉर्म में करता हूं तो उसको इटैलिक में प्रिंट करना है, और जब मैं हाथ से लिखता हूं तो वही वर्ड को सेपरेटली मुझे अंडरलाइन करना पड़ता है, देखिए इधर बेटा, सॉरी, देखिए इधर एक बॉटनिकल नेम लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। अभी बताया था मैंजीफेरा इंडिका का मतलब क्या है बेटा, मैंजीफेरा इंडिका का मतलब क्या था, मैंगो, ठीक है।
है ना। तो यहाँ क्या लिखा, मेंजिफेरा इंडिका। अब देखो यहाँ पर आपको एक हाथ दिख रहा है, तो मतलब ये हैंड रिटन फॉर्म में है। तो हैंड रिटन फॉर्म में मैंने अभी बताया था कि जब भी हैंड रिटन फॉर्म में हो तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। तो मेंजिफेरा को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन करा और इंडिका को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन करा। लेकिन जब भी मैं प्रिंट करता हूँ तो इसी मेंजिफेरा इंडिका में ये जरूरी नहीं है कि लाइन हो, लेकिन ये जरूरी है कि वो इटैलिक फॉर्म में हो। इटैलिक फॉर्म में होने का मतलब आपको ये शो करेगा कि जो आपने लिखा है वो लैटिन वर्ड में है। लैटिन वर्ड कभी, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज जो कभी भी नहीं बदल सकती। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज जो कभी भी नहीं बदल सकती। और इसे शो करने के लिए जब भी हम बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे तो हम उसको प्रिंट करेंगे, तो हम उसको इटैलिक फॉर्म में प्रिंट करेंगे। और जब भी मैं हैंड रिटन लिखता हूं तो सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा। ओके, तो सेकंड फॉर्म में सेकंड रूल देखते हैं। द फर्स्ट नेम इज अ जीनस नेम, जेनेरिक नेम, एंड सेकेंड वर्ड इज अ स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो बेटा ये कहना चाहता है सेकंड पॉइंट आपको कि हमने पहले ये तो देख लिया कि या तो प्रिंट करेंगे तब इटैलिक में करो, और हाथ से लिखो तो अंडरलाइन करो। तो अब सेकंड पॉइंट ये बताता है जो पहला जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल मेंजिफेरा, जो पहला वर्ड है बेटा वो आपका क्या शो करता है, जेनेरिक नेम होता है, ठीक है, जीनस नेम, ठीक है, जीनस नेम होता है। और सेकेंडली जो इंडिका है वो आपका स्पीसीज शो करता है, स्पेसिफिक एपिथेट शो करता है, ठीक है, स्पीसीज शो करता है। ओके, तो पहला वर्ड क्या है, जीनस, सेकंड वर्ड क्या है, स्पीसीज। इसको याद कर लो जीएस से। जीएस मतलब क्या होता है, जीनियस स्टूडेंट। पहला वर्ड क्या है से जीनस से, सेकंड वर्ड क्या है से स्पेसिफिक से। हम याद कैसे करेंगे, जीएस से मतलब जीनियस स्टूडेंट, आप हो ना जीनियस, तो हम इसको याद कर लिए जीएस से, ठीक है। तो पहला वर्ड मेंजिफेरा क्या है बेटा, बताओ कमेंट सेक्शन में। मेंजिफेरा क्या है, मेंजिफेरा इज जीनस वेयर एज इंडिका इज स्पीसीज, ठीक है, वेयर एज इंडिका इज स्पीसीज, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करते बेटा, तो थर्ड पॉइंट में क्या बोला कि जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम विद द स्मॉल लेटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है कैपिटल लेटर में, तो जब भी जीनस की बात करता हूं, ये देखो ये जी था, ये एस था, जीनस था, ये स्पीसीज था, ठीक है, जीनस था, स्पीसीज था। तो जब भी मैं जीनस की बात करता हूं तो जो पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। पहला वर्ड याद कर लो बेटा, हमेशा कैपिटल रहेगा। और जो अब भी हम स्पीसीज की बात करते हैं तो जो पहला वर्ड है वो स्मॉल भी रह सकता है। तो यहाँ पर मेंजिफेरा का वर्ड है, तो मेंजिफेरा का पहला एम जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। वहीं जब हम स्पीसीज स्टार्ट करते हैं तो वो स्मॉल चलेगा, वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा थर्ड पॉइंट था। अब मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं बेटा। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है, ऑथर नेम, मतलब किसने दिया है, ऑथर नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड एब्रीवेटेड मतलब छोटा सा, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट का इतना पूरा लिखना जैसे अच्छा है, मैं उसको सिर्फ ऐड भी कर सकता हूँ, डॉट भी लगा सकता हूँ, तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है। तो जो ऑथर का नेम है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए और अपीयर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, अपीयर्स टू बी एट द एंड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ी बहुत बताता हूँ कुछ नया सा, है ना, है ना। तो ये देखो, ये होमोसेपियन है। होमोसेपियन मतलब मॉडर्न मैन, नॉट ओनली मैन, मॉडर्न मैन, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ मैन बोलते हैं, बट होमोसेपियन का मतलब होता है मॉडर्न मैन। होमो, जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, पहला वर्ड क्या होता है, जीनस नेम होता है। जीनस नेम भी क्या करना चाहिए, तो पहला कैपिटल होना चाहिए। देखो इन्होंने कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने पहला कैपिटल दिया, इन्होंने रूल को फॉलो कर रहा है। तो जीनस नेम सबसे पहला क्या, कैपिटल, देन स्पेसिफिक, सॉरी होमोसेपियंस, और ये शेपियंस क्या शो करता है, स्पेसिफिक स्पीसीज नेम, और स्पीसीज क्या है यहाँ पर, शेपियन स्मॉल वर्ड में है, ठीक है। तो इन्होंने रूल तो फॉलो कर लिया। अब इनको बाद में पता चला कि होमोसेपियन जो है वो कोरलस लीनियस ने दिया है, कोरलस लीनियस ने दिया है। तो याद रखना बेटा, तो हमने अभी पढ़ा था फोर्थ लास्ट पॉइंट में कि जो ऑथर नेम होना चाहिए वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो लीनियस इतना बड़ा वर्ड होता है ना, लीनियस इतना बड़ा वर्ड होता है, तो हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या लिखते हैं, LINN डॉट,
ठीक है, तो हमने क्या करा, होमोसेपियन लीन। याद रखना बेटा, जब भी हम हैंड रिटन लिखते हैं तो मेक श्योर जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि हमको हैंड रिटन जब भी करते हैं, फर्स्ट पॉइंट था जब भी हम हैंड रिटन करते हैं तो हमको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। बट याद रखना, सेपरेटली अंडरलाइन सिर्फ जीनस और स्पीसीज को करना है, जो ऑथर नेम है उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद हो गया। होमोसेपियन कौन था, मॉडर्न मैन यानी हम, है ना, उनका बायोलॉजिकल नेम होता है। होमो स्पीसीज है और होमोसेपियंस जो है वो स्पीसीज है। और लीन कौन है, ये ऑथर नेम है, किस फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में। ठीक है, अरे क्या हो गया, हाँ किस फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में किस फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लीन। यार ये तो बहुत कमाल की व्यक्ति है यार, इन्होंने तो पहले होमोसेपियंस भी कर दिया, फिर मैंजीफेरा इंडिका लीन भी, मतलब लीन कौन, कार्लोस लिनियस ने ये भी डिस्कवर कर दिया। ठीक है, तो देखो अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, मैंजीफेरा इंडिका लीन। याद रखना, ये जो आपका जो मैंजीफेरा इंडिका लीन है वो आपके नीट 2019 में आया है बेटा। ये आपका मैंजीफेरा इंडिका लीन 2019 में आया है, और लिटरली बेटा सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने ये दिया था मैंजीफेरा इंडिका, बस। सेकंड ऑप्शन ये दिया था मैंजीफेरा इंडिका लीन। सेकंड ऑप्शन में उन्होंने दोनों कैपिटल कर दिए थे, मैंजीफेरा इंडिका भी। एंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला था, स्मॉल एम स्मॉल आई, ठीक है, और लीन लिख दिया था। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा बेटा रूल के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन वाज द बेस्ट। तो नीट 2019 में क्या पूछ लिया था, ये पूछ लिया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरे लिविंग वर्ड से सिर्फ ये क्वेश्चन आया था। तो मतलब ये तो यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉमेनक्लेचर वगैरह। तो हमने इसके सारे रूल अब पढ़ लिए, हम इसमें अब महारती हासिल कर लिए। ठीक है, ये लास्ट रूल था बेटा। अब हम आगे डील करते हैं कि आगे स्लाइड्स में क्या दिया गया है। ठीक है बेटा, तो आगे स्लाइड में आपको दिया गया है, मैं अभी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं। आगे आपको ये बताया गया है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, कैटेगरी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, कैटेगरी का मतलब टैक्सा होता है। ठीक है, टैक्सा होता है। ठीक है, तो कैटेगरी ये इधर देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। हम आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, बट थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको याद कैसे करें, डिफ़िकल्ट है याद करना। के डी सी ओ एफ जी एस। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये तो फाइलम में आपने डी लिख दिया, तो बेटा जब भी मैं एनिमल की बात करता हूं तो मैं फाइलम लिखता हूं, और जब भी मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो मैं डिवीजन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, फाइलम और डिवीजन होता है। ठीक है, तो याद करने की न्यूमेरिक्स क्या होगा, KDC। एक कोचिंग चलती थी जिसका नाम था KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, और जो उसका मालिक था वो बहुत ही जीनियस था और वो स्टूडेंट भी था। तो याद करने की ट्रिक क्या हो गया, KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट। तो K फॉर किंगडम, D फॉर डिवीजन, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीसीज। KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये हमारी क्या होगी, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होगी, ये हमारी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गई। ठीक है, तो हम आगे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बेटा अभी आपकी लिविंग वर्ल्ड की कितनी क्लास हो गई है, 3 क्लास हो गई है। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे पहुंच गए। कैटेगरीज का मतलब क्या बताया था मैंने, टैक्सा बताया था। ठीक है, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की बात। तो हैव अ नाइस डे बेटा। प्लीज़ लाइक कर दो इस चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दिया है, बेल आइकॉन को भी दबा दो, जिसके वजह से हमारी सबसे लेटेस्ट क्लासेस आप तक पहुंचे। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नीट यूजी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और आपके क्या बोलते हैं 11th के लिए भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।